हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं विशाल पटनी। जो भी आपके रेज्यूमे रिलेटेड डाउट हैं विशाल आज सारे क्लियर करने वाले हैं। विशाल का मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। विशाल एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने काफी सारी कंपनीज में काम करा है। अभी रिसेंटली विशाल मॉर्गन स्टैनली में है। तो विशाल बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल में। थैंक यू प्रकाश, इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली हम आज ये रिज्यूमे गाइड बनाने जा रहे हैं जो लोगों को, स्टूडेंट्स को या फिर जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन जरूरी क्यों है। हम अपना बेसिक रेज्यूमे बना के भी तो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताओगे। हाँ प्रकाश, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब अभी वन ऑफ द हॉट जॉब्स है, और ये होने की वजह से इस पे अप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, राइट। हम्म। हर एक फील्ड से लोग आईटी में स्विच करना चाह रहे हैं अभी। तो इस केस में हम अपना रिज्यूमे को इतना परफेक्ट कैसे बनाएं कि जो भी जॉब के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम शॉर्टलिस्ट हो जाए। सबसे पहला स्टेप होता है किसी जॉब में, आप इंटरव्यूज देना भी चाह रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए, राइट। तो यही यही फर्स्ट स्टेप को हम काउंटर करने के लिए ट्राई करते हैं कि रेज्यूमे को इतना ऑप्टिमाइज करें कि वो हायरिंग मैनेजर के हाथ में जाके सीधा पड़े। राइट राइट। अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा उसी के बाद आपके इंटरव्यूज हो पाएंगे। ठीक है परफेक्ट। तो विशाल कुछ क्वेश्चंस मेरे कमेंट्स में आ रहे थे यूट्यूब में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एटीएस क्या है, बार बार एटीएस का नाम लिया जा रहा है। सबसे पहला, एटीएस है क्या। सेकंड क्वेश्चन कि एटीएस को हम कैसे पास कर सकते हैं और क्या एटीएस से डरने की जरूरत है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में बताओ। तो ये एटीएस होता है, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। ये होता है कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, राइट। तो ओके। जहां पर अगर अगर आप सोचो कि कोई कंपनी है जहां पर बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग्स है, जैसे कि गूगल मान के चलो, उसमें बहुत लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हायरिंग मैनेजर या फिर जो भी जिसने भी जॉब पोस्ट करी है वो खुद जाके रेज्यूमे पढ़ के शॉर्टलिस्ट करे, राइट। तो यहाँ पर भी आईटी वालों ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको हम बोलते हैं एटीएस, जहां आप अपने रेज्यूमेस दे दो, ठीक है। वो रेज्यूमेस को पार्स करेंगे, पढ़ेंगे, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एटीएस सॉफ्टवेयर, और उनमें से रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लेंगे। ओके रेलेवेंट कैसे कि जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या उनसे ये रेज्यूमेस मैच करते हैं या नहीं, राइट। जब यहाँ पर ह्यूमंस तो पढ़ नहीं रहे रेज्यूमेस को, ये सिस्टम्स ही इन इन रेज्यूमेस को पढ़ के समरी निकाल रहे हैं कि क्या ये रेज्यूमे इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। आप कहना चाह रहे हो कि फर्स्ट लेवल की फिल्टर कर देता है, एक मशीन है या सॉफ्टवेयर जो रेज्यूमे से कीवर्ड निकाल के मैच करेगा कि ये राइट कैंडिडेट है या नहीं है। राइट। और एटीएस मोस्टली वो कंपनीज यूज करती है जिनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ओके ओके। राइट। क्योंकि वो उसी तरह से ये होता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्टर जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, ये सिस्टम्स ही इनको पास करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फिट है कि नहीं इस जॉब रोल के लिए, राइट। ओके ओके। तो डेफिनेटली इससे डरने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, पर हम इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं एटीएस को, क्योंकि हमें जब पता है कि एटीएस राइट किस राइट। तरह से कर रहा है, तो हमें बस उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे को मॉडल करना है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। तो तो इनके एटीएस कुछ हमारा ट्रिक्स एक होते हैं। एडवांटेज भी हो सकता है, राइट, कि हम डेफिनेटली। इसका वेपन यूज कर सकते हैं कि जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो जाए अगर आपको इसके यस। बारे में पता हो। राइट राइट, गुड गुड। ठीक है। तो विशाल एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पे और आता है, मेरे ऑडियंस पूछती रहती हैं। उनको ये क्लियर नहीं होता कि रेज्यूमे में सेक्शंस क्या क्या होने चाहिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके हिसाब से क्या होने चाहिए रेज्यूमे में। तो वैसे हमने अभी बात करी कि एटीएस को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो इसका आंसर होगा। तो ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कि सेक्शंस क्या क्या होने चाहिए, राइट। तो बेसिक सेक्शंस होते हैं कुछ कि पर्सनल इन्फो होता है जहां आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल, या फिर आपके जो भी टेक्निकल सोशल मीडियाज होते हैं जैसे गिटहब हो गया, लिंक्डइन ट्विटर हो हो गया। गया, लिंक्डइन हो गया, राइट। और दूसरे कुछ सेक्शंस होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस सेक्शन, आपका पर्सनल प्रोजेक्ट्स सेक्शन, आपका एजुकेशन सेक्शन और टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। ये कुछ मिनिमम सेक्शंस है जो मैटर करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए, राइट। इसमें कुछ एडिशंस हो सकते हैं, कुछ आप निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन हो, राइट। आपकी प्रोफाइल क्या है, अभी किस प्रोफाइल से अप्लाई करना चाह रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो। तो ये कुछ बेसिक सेक्शंस होते हैं। ओके ओके। सो सेक्शन एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से चेंज होने चाहिए क्या। जैसे मेरे को 8-10 साल का एक्सपीरियंस है या मैं फ्रेशर हूँ, तो उनके रेज्यूमे में सेक्शन अलग अलग होंगे या कैसे होंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये कुछ बेसिक सेक्शंस है, पर डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोफाइल क्या है,
ठीक है, हम सेक्शंस को थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, और इन इन सेक्शंस का सीक्वेंस भी मैटर करता है, राइट। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ कि जब ये एटीएस क्लियर हो चुका है, क्योंकि ओके ओके। एटीएस को सीक्वेंस से कुछ मैटर नहीं होता। ठीक राइट है, राइट। सीक्वेंस मैटर नहीं करता उनके लिए। पर ये जब आप कह रहे हो ये कि एक ह्यूमन पढ़ रहा है तो फिर अब सीक्वेंस मैटर कर रहा है कि वो, उस पर भी ज्यादा टाइम नहीं है जो कंपनी का एचआर है या जो भी है, तो वो सीक्वेंस अगर ऊपर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मान के चलो कि इनके पास एवरेज 10 सेकंड का टाइम है रिज्यूमे को एक स्कीम स्कीम थ्रू करने के लिए, राइट। तो ओके, तो इतना ही टाइम देते हैं क्या? मतलब एवरेज टाइम मैंने भी सुना था बहुत कम होता है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देते हैं। राइट, मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात हो गई कि आपका रिज्यूमे देखते ही क्या लग रहा है क्या कि इन्होंने इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, या फिर किस तरह क्योंकि आपका रिज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। तो यही आपका एंट्री पॉइंट होगा आगे के इंटरव्यूज शेड्यूल होने के लिए। ओके, तो विशाल एक एग्जांपल आप दे दो क्विकली। एक फ्रेशर है तो उसके स्टार्टिंग के 4 सेक्शन क्या होने चाहिए? और एक एक्सपीरियंस लेवल है उसके स्टार्टिंग के 4 सेक्शन क्या होने चाहिए? तो जैसे कि ये हमने कुछ बेसिक सेक्शंस की बात करी थी, उसमें सबके लिए कॉमन तो रहेगा अपना एक पर्सनल इन्फो सेक्शन, राइट। पर हम्म। अगर मैं बात करूं एक फ्रेशर की, तो फ्रेशर ने अभी मान के चल रहे कि उन्होंने फ्रेशर भी यहाँ पर दो कैटेगरीज हम देखेंगे कि उसने इंटर्नशिप करी है या इंटर्नशिप नहीं करी है, राइट। तो ओके। हम ये केस लेके चलते हैं जो जनरल है बहुत लोगों के साथ, कि इन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी है। ठीक हम्म। है, अगर मैं हायरिंग मैनेजर हूँ और ये एकदम फ्रेशर का रेज्यूमे में देख रहा हूँ, तो मैं उसमें देखूंगा कि क्या इसने उस क्या कहाँ से पढ़ाई कर रखी है, राइट। कुछ कुछ आई एनआईटीज या फिर कोई अच्छी कॉलेज से निकला हुआ बंदा को लोग वो नजर में आ जाता है, ठीक है। राइट। तो वो यहाँ पर वो मैटर करेगा कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली है। फिर आपके सेक्शन हो जाएगा पर्सनल प्रोजेक्ट्स, राइट। क्योंकि आपने पढ़ते पढ़ते अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या आपने अपना नॉलेज इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट सेक्शन। ओके ओके। उसके बाद हो गया जनरल, सबको जो जो सारे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई करते हैं उनको चाहिए होता है टेक्निकल स्किल सेक्शन। तो ये हो गया एक फ्रेशर के लिए मिनिमम सेक्शंस। और अगर फ्रेशर ने ये जो फ्रेशर है उन्होंने कॉलेज में कुछ कुछ अचीवमेंट्स कर रखी है, चाहे वो हैकाथन हो या फिर कोई इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके उन्होंने कोई, या फिर ये इवन इन दैट केस ये लीड कोड हो गया, लीड कोड में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके कुछ रैंक्स बना रखी है। तो ये सारी चीजों को अचीवमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके राइट। ओके। ये हो गया एक फ्रेशर के लिए। जबकि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए हम अगर देखें, तो उनको सबसे पहले मैटर करता है कि आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है, प्रीवियस कंपनीज क्या क्या है और उनका क्या क्या काम कर उनका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा, कंपनी एक्सपीरियंस ज्यादा ऊपर ही रहना चाहिए रिज्यूमे के। यस यस, कि पिछले कंपनीज में आपने कैसा काम कर रखा है, वो आपकी इंप्रेशन बनाएगा, राइट। तो सबसे पहला सेक्शन होना चाहिए आफ्टर पर्सनल इन्फो, आपका सेक्शन होना चाहिए एक्सपीरियंस, राइट। फिर आपने आपके टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, ठीक है। ओके और फिर हो जाता है पर्सनल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ऑप्शनल बोलना चाहूंगा कि अगर आपने कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर रखा है और एक्सपीरियंस सेक्शन ही आपका बहुत बड़ा हो गया है, राइट, और आपके पास कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स नहीं है, उस केस में आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स को स्किप कर सकते हो। पर मैं प्रिफर करता हूँ कि पर्सनल प्रोजेक्ट्स का सेक्शन भी एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इंप्रेशन बनाता है कि आउट ऑफ ऑफिस आवर्स भी आप ओके। एक्टिव आप हो। ओके ओके, आप कुछ वीकेंड्स में भी आप कुछ कर रहे हो कोड, मतलब आप पैशनेट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ये दिखाता है आपका, अगर एक राइट राइट प्रोजेक्ट है। राइट। एक्चुअली और फिर क्वेश्चन मेरे पास कमेंट में आया था, मैं आपसे पूछने वाला था, बट अच्छा आपने इसमें क्लैरिटी दे दी। तो विशाल, एक पॉइंट मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट का मुझे एजुकेशन सेक्शन आपने स्टार्टिंग में 4 में नहीं बताया, और आई थिंक वो सबसे नीचे ही रखते होंगे। अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो कॉलेज मैटर नहीं करता, राइट? राइट राइट, जैसे कि जबकि हम आपको प्रकाश, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद एजुकेशन सेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते वैसे, बट ये गलती है ना। काफी लोग करते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ ना रेज्यूमे, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनका कॉलेज, उनका जो कितने परसेंटेज थी सब कुछ जो टॉप पे रखते हैं, तो ये आई थिंक बहुत बड़ी गलती है ना? क्योंकि आप जो बता रहे हो एवरेज 10 सेकंड में आपका रेज्यूमे रिक्रूटर को नहीं पसंद आया तो वो दूसरे का रेज्यूमे पढ़ने लग जाएंगे। राइट। तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा ऑडियंस को। विशाल, एक आप हाई लेवल पे बता सकते हो कि थिंग्स टू कंसिडर फॉर इफेक्टिव इफेक्टिव रेज्यूमे बिल्डिंग, की क्या हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, मतलब हाई लेवल पे
कि रेज्यूमे में, ताकि थोड़ा और ऑडियंस को पता लगे? डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसको समराइज करने का। राइट, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्शंस कौन कौन से होने चाहिए, राइट, और उसका सीक्वेंसिंग भी कैसा होना चाहिए वो हमने डिस्कस राइट। कर लिया। अब जब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हो, चाहे वो एक्सपीरियंस सेक्शन में लिख रहे हो, चाहे आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स में लिख रहे हो, तो यहाँ पर एक स्टाइल फॉलो कर लो कि सेंटेंसेस है ना, 2 लाइन से बड़े नहीं होने चाहिए। राइट, और सेंटेंसेस को सही इंग्लिश में फॉर्म करो। अब चाहे तो आप इस बहुत सारे वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो, जैसे ग्रामरली हो गया, ग्रामर। उससे स्पेल चेक कर लो, राइट, ग्रामर चेक कर लो। राइट, और गूगल डॉक भी ये फैसिलिटीज दे देता है, राइट, ओके कि ओके। आप सेंटेंसेस लिख रहे हो, इवन चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो कि ये सेंटेंसेस दे दो और वो आपको फॉर्म करके दे देगा सही सही काफी लोग तो सेंटेंस। आजकल पूरा रिज्यूमे बोल देते हैं कि भाई बना के दे दो। चैट जीपीटी पे पूरा भी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा उससे सेंटेंस वगैरह करेक्ट करा लो। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी चाहिए कि मैं खुद कैसे बनाऊं। राइट, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और टाइम नहीं है आपके पास तो चैट जीपीटी की डेफिनेटली हेल्प ले लो आप। पर हमको ये क्राफ्ट सीखना चाहिए कि हाउ टू बिल्ड राइट राइट, क्योंकि इफेक्टिव रेज्यूमे। मुझे लगता है हम हमारी लाइफ टाइम में हम 10 से 15, हम 8 से 10 जॉब करेंगे अगर 20-25 साल में। तो हम्म। रेज्यूमे तो हमें खुद ही बनाना चाहिए अपना, अच्छे से अपने आप को सेल करना आना चाहिए अपना, मतलब खुद से बनाओगे तो बेटर ही होगा। यस यस, तो मैं पॉइंट समराइज कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कि सेंटेंसेस को इस तरह से फॉर्म करो सही इंग्लिश में। राइट, और सेंटेंसेस में मोस्टली आप सेंटेंसेस जब स्टार्ट कर रहे हो या फिर फॉर्म कर रहे हो तो एक्शन वर्ब्स का यूज करो, जैसे कि डेवलप दिस पेज, और या फिर ऑप्टिमाइज दिस पार्ट ऑफ कोड, या फिर ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको इस तरह से फॉर्म करो कि आप क्वांटिफाई कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपने ये काम किया तो कितने परसेंटेज या फिर क्या क्वांटिटी या फिर किस मैट्रिक्स पे आपने इम्प्रूव किया है इस राइट, पार्ट जैसे को। कि ठीक है। इम्पैक्ट दिखाने के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना विशाल, कि हमने 50% वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करा, कुछ ऐसे मैट्रिक देके यस करा जा सकता है कि 20% इंप्रूवमेंट करा, सेल्स हमने फॉर एग्जांपल इतनी इंक्रीज कर दी, यस राइट, डेटाबेस का लोड, एपीआई कॉल रिड्यूस कर दिया बाय 30%, और यस नंबर अच्छा रहता है प्रूव करने के लिए। यस, तो ये जो अभी दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि सेंटेंस कैसे बनाना है और क्वांटिफाई करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एटीएस में पास होगा। और इस हिसाब ये भी फैक्टर्स बन जाते हैं कि क्या ये रिज्यूमे इसके लिए सूटेबल है इस रोल के लिए। ठीक है, तो और अब हम जब बात करते हैं कि एटीएस से निकल के जब अब कोई इंसान पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसके लिए भी हमें उस पॉइंट्स डिस्कस किए, 2 पॉइंट्स, तो ये जो अभी दो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि सेंटेंसेस फॉर्म करना है और क्वांटिफाई करना है, तो ये हो गया एटीएस के लिए कि एटीएस को पता चले कि ये रिज्यूमे इस जॉब रोल के लिए सही है या नहीं। राइट, अब जब कोई इंसान पढ़ रहा है, कोई हायरिंग मैनेजर पढ़ रहा है, तो उनके लिए भी हमें ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि ये रिज्यूमे बेटर है दूसरों के कंपैरिजन में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या फिर जो जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि इस इम्प्रूव दिस सिस्टम बाय दिस परसेंटेज, ये चीजें कुछ बोल्ड्स में लिख दो आप। ठीक है, और आपने अगर एक सेंटेंस जिसमें कम से कम आप एक दो बोल्ड्स कर दो, ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप चाहते हो कि हायरिंग मैनेजर इस पे नजर डाले। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस को हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे फॉर एटीएस और फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिनको मैं समराइज करना चाहता था कि हाउ टू राइट द कंटेंट ऑफ रिज्यूमे। ओके ओके। विशाल, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है मुझ कमेंट्स वगैरह में कि क्या रिसोर्सेज यूज करें, कौन सी वेबसाइट से रिज्यूमे बनाएं, तो कुछ आप शेयर कर सकते हो रिसोर्सेज? डेफिनेटली, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो रिज्यूमेस बनाना, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से हम डायरेक्टली अपना डेटा डालो और रिज्यूमे बन के आ जाता है। वन ऑफ देम इज नोवो रिज्यूमे। ठीक है, नोवो रिज्यूमे। यस, novoresume.com, ये एक फ्री रिज्यूमे बिल्डर है जहां पर आपको शायद 2 से 3 टेम्पलेट्स आपको बनाने को मिल जाएंगे एट द सेम टाइम। 2 से 3 टेम्पलेट्स आप एक साथ बना सकते हो। ठीक है, ओके। तो एक ये हो गया। एक हो गया overlift.com, जो मैंने देखा है कि बहुत इंजीनियर्स ये वाली वेबसाइट यूज करते हैं अपना रिज्यूमे बनाने के लिए। मैंने भी तो ओवरलीव किया वैसे था विशाल, राइट, बहुत ही फेमस है। यस, वैसे तो ये लेटेक्स लैंग्वेज में है, ठीक है, पर हमें ये लैंग्वेज से कुछ लेना देना है नहीं वैसे। हमें तो बस थोड़ा सा उसमें, क्योंकि किसी लोगों के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रिज्यूमे ऑलरेडी ओवरलिफ्ट पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हीं को वही फॉर्मेट्स को उठा के उनमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो। ठीक है, और इसके लिए हमें कोई लेटेक्स लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पर हम बस इसी फॉर्मेट को अपने हिसाब से अपना डेटा डाल के उसको हाँ, बना मतलब सकते हैं। एडिट कर सकते हैं। लेटेक्स लैंग्वेज काइंड ऑफ इंग्लिश की तरह ही होती है वो, जो उसमें यस। मैंने देखा यूज होती है, बट या उसको हम और एडिट मुझे कर सकते हैं। राइट राइट राइट, और मुझे ओवरलिफ इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर है ना इजी टू रीड, और मतलब ह्यूमंस के लिए भी इजी टू रीड बन जाता है, और मोस्टली कलरिंग और ये सब चीजें नहीं होती है, और इजी मतलब बहुत ही रीडेबल फॉर्मेट में ये रिज्यूमे बन जाता है, ओके। तो इसीलिए मैं ओवरलिफ प्रेफर करता हूँ। और बाकी बहुत सारे आप अगर अगर खुद से भी बना दिया वर्ड में या फिर किसी में भी, राइट, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि रेज्यूमे हमारा हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में, क्योंकि हम किसी को रीड करने के लिए दे रहे हैं ना कि एडिट करने के लिए। ओके ओके। सो थैंक यू विशाल, आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो के लिए। और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, काफ़ी उनकी हेल्प हुई होगी। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप विशाल से कनेक्ट कर सकते हो, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और विशाल से आप टॉपमेट पे भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो सेपरेटली रेज्यूमे बिल्डिंग का सेशन विशाल के साथ बुक कर सकते हो। और भी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रकाश। ये मेरा एक तरीका था कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आपके चैनल के थ्रू, तो इट वाज माय प्लेजर बीइंग ऑन योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू थैंक यू।